हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में, जो कि पार्ट है इस सीरीज का हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स। इस सीरीज में हम आपको बताते हैं कि न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ना है और एग्जाम रेलेवेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है न्यूज़पेपर से। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के सामने कि भैया हम न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे क्या रेलेवेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो यही पर्पस है इस सीरीज का। तो आज का ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है ये द हिंदू से लिया गया है, जो कि द हिंदू का है 19 फरवरी का ये आर्टिकल है। एक्सप्लेनर है एक्चुअली ये। और ये आर्टिकल है व्हाट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। जैसा आप देख पा रहे हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के ऊपर ये आर्टिकल है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बेसिकली जो राइटर साहब हैं वो आपको बताएंगे कि ओवरऑल आइडिया देंगे आपको इस आर्टिकल का, इंट्रोड्यूस करेंगे इस आर्टिकल को कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन किस चीज़ से रिलेवेंट है, और ओवरऑल जो आर्टिकल में वो क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत है, एक डेट दी जा रही है कि जनवरी 22 को टू सेपरेट मर्डर कन्विक्शंस। कन्विक्शंस का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कन्विक्शंस मतलब सपोज कीजिए कि किसी ने कोई क्राइम करा और उस क्राइम में उसका दोष सिद्ध हो गया है, साबित हो गया है, और कोर्ट ने उसे जजमेंट दे करके उसे सजा सुना दिया, तो ही विल बी कॉल्ड कन्विक्टेड। तो इसी को कन्विक्शन कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 22 जनवरी को दो मर्डर कन्विक्शंस हुए हैं, जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग वर्डिक्ट्स आए हैं। कॉन्ट्रास्टिंग वर्डिक्ट मतलब एक वर्डिक्ट कुछ और, दूसरा वर्डिक्ट कुछ और। हाइलाइटिंग हाउ द इंडियन कोर्ट्स अप्लाई द डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी मतलब फांसी की सजा को इंडियन कोर्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग वर्डिक्ट्स आया है रिसेंटली दो केसेस में। वन केस लेड टू कैपिटल पनिशमेंट। एक जो केस था उसमें तो फांसी की सजा दे दी गई, और दूसरे में अक्यूज्ड को सेंटेंस टू लाइफ, आजीवन कारावास की सजा दी देगी। एक केस में फांसी दे दिया, एक केस में आजीवन कारावास दे दिया। तो ऐसा क्या है भाई। तो रीइग्नाइटिंग द क्वेश्चंस अबाउट जुडिशरीज अप्रोच टू रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। तो ऐसा ऐसे क्या रीजन है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे जुडिशरी ये डिसाइड कर रही है कि किसको फांसी की सजा देनी है और किसको आजीवन कारावास की सजा देनी है। उसी के ऊपर ये आर्टिकल बताया गया है। तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे बताएंगे कि वो दो केसेस कौन कौन से थे। तो इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आइडिया रखिए कि वो दो केसेस कौन से थे। तो एक केस था आरजी कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोलकाता का। बहुत ही सेंसेशनल केस हुआ था। इस केस में जो अक्यूज पर्सन था उसे जो है दे दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। यहाँ पे आएगा, और क्योंकि जज साहब ने कहा कि ये जो केस है ये डज नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स। जज साहब ने कहा कि ये जो क्राइम हुआ है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के कैटेगरी में फॉल नहीं करता, उस कैटेगरी के दायरे में नहीं आता। इसलिए हम इस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, इस व्यक्ति को हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे, मतलब आजीवन कारावास की सजा देंगे। तो कोलकाता वाले केस में उस अक्यूज्ड व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को जी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। इन कॉन्ट्रास्ट जो दूसरा केस है, ये केस 2022 का था। इस केस के बारे में बताया गया है कि ये केस कैसा था, उतना डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल इसमें है कि इस केस में जो जजमेंट दिया गया उसमें डेथ पेनल्टी दे दिया गया, और ये कहा गया है कि ये जो क्राइम है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की कैटेगरी में आता है। तो दो तरीके की बातें हो गई। पहला हो गया, एक कैटेगरी हो गई, ये केस को कहा जा रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कैटेगरी में है। दूसरा कहा जा रहा है कि इसमें नहीं है, एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर में है, एक नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में अगर है तो उसे हम कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर नहीं है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे इशू यही है कि जुडिशरी आखिर डिसाइड कैसे कर रही है कि कौन सा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और कौन सा रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। इसी के ऊपर आगे अब आर्टिकल बिल्ड होगा। यहाँ से आपके काम की चीजें शुरू होती है। तो व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ द डॉक्ट्रिन। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, कौन से डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन की बात हो रही है। तो व्हाट आर द ओरिजिन्स, ये डॉक्ट्रिन जो है आया कहां से। द डिबेट ऑन डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब पता होना चाहिए आपको।
The debate on discretion given to judges to award the death sentence dates back to 1972. जजेस को डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब जजेस की बुद्धि विवेक पे छोड़ दिया गया है कि आप किस चीज में डेथ सेंटेंस देंगे या किस चीज में डेथ सेंटेंस नहीं देंगे। तो शुरुआत में जो था ये डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया जजेस के, क्योंकि 1972 में जो था सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन सिंह केस, इंपॉर्टेंट केस हो सकता है आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट केस है जगमोहन सिंह केस में, जो कि 1972 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें पिटिशनर ने जो जिनके ऊपर ये चल रहा था केस, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो डेथ सेंटेंस है वो फंडामेंटल राइट्स को अंत कर देता है। डेथ सेंटेंस पुट्स एन एंड टू ऑल फंडामेंटल राइट्स, जिनमें जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको खत्म कर देता है जो डेथ सेंटेंस होता है। भाई फांसी की सजा दे दोगे तो बंदा तो, जो व्यक्ति हो तो उसे फांसी की सजा, हो तो मर गया, हो तो चला गया ऊपर। जब चला गया तो उससे रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल राइट्स से मौलिक अधिकार थे, चाहे वो आर्टिकल 19 से रिलेटेड हो, आर्टिकल 21 से रिलेटेड हो, सारा कुछ खत्म हो गया। तो आर्गुमेंट दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है खत्म हो जा रहे हैं। द लॉ विद रिगार्ड टू कैपिटल सेंटेंस इज अनरीजनेबल। फांसी की सजा का जो प्रावधान है वो अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल मतलब ठीक नहीं है, गलत है। एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। दो आर्गुमेंट्स दिए गए कि कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल क्यों है? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स उस व्यक्ति के खत्म हो जा रहे हैं। दूसरा दूसरा अनरीजनेबल क्या कारण है? कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट का क्या रीजन दिया गया है? तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है, मतलब जनरल पब्लिक के जो बेनिफिट की बात हम करते हैं उसके खिलाफ है। ही ऑल्सो पॉइंट आउट जजेस हैव नो क्लियर गाइडलाइंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो कहा गया कि जजेस के पास ऐसी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, कोई ऐसे नीति निर्देशक नहीं है जिसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कब डेथ पेनल्टी देना है और कब लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना है। और ये जो है इस तरीके से अनफेयर डेलीगेशन ऑफ पावर है। मतलब किस व्यक्ति की जिंदगी रहनी चाहिए और किस व्यक्ति की जिंदगी हम छीन लें, ये एक जज के हाथ में दे दिया गया है। और वो भी तब जब वो जज है अपने डिस्क्रिशन पे काम कर रहा है और उस जज को हमने कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। तो जज के हाथ में आ गई ये बात कि किस व्यक्ति की जिंदगी छीननी है या उस व्यक्ति की जिंदगी उसे उसके साथ छोड़ देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। आगे आर्गुमेंट ये भी दिया गया कि देयर आर लैक ऑफ क्लियर रूल्स फॉर जजेस वायलेट्स आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 से भी कनेक्ट करके एक आर्गुमेंट दिया गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर हम बात करते हैं तो जजेस के पास कोई क्लियर कट रूल्स ही नहीं है। तो जो बंदा अक्यूज्ड है उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, उसे तो जज की मर्जी पे रहना है। जज को जो अच्छा लगेगा वो काम करेगा। ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट थे। लेकिन इन सब पॉइंट्स के बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने कहा कि जो दी अक्यूज्ड है वो अवेयर है था उसको, वो भी जो भी ये केस था जगमोहन सिंह वाला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी अक्यूज था वो अवेयर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ डेथ सेंटेंस ड्यूरिंग द ट्रायल एंड ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स इंक्लूडिंग मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। क्या मतलब होता है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का? मिटिगेट मतलब किसी चीज को के प्रभाव को कम करना, सर्कमस्टांसेस मतलब उस परिस्थितियां। तो ऐसे कौन से परिस्थितियां हो सकती है जिसके आधार पे सजा को कम किया जा सके? बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है आपके लिए। डेथ पेनल्टी के अगर क्वेश्चंस आते हो तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं इस टर्म्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस थे उस इशू को लेकर के, वो सारा कुछ हमने कंसिडर कर लिया। हमने देख लिया कि भैया क्या इसकी सजा की जा सकती है, क्या ये ठीक ठाक केस है कि इसको फांसी की सजा ना दे करके आजीवन कारावास की सजा दे दें। हमने ये सारा कुछ सर्कमस्टांस कंसीडर कर लिया और इसके बाद हम इस पे नतीजे पे पहुंचते हैं एंड अफर्म द डेथ सेंटेंस वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन सिंह केस में कह दिया कि डेथ सेंटेंस देना इज कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत फांसी की सजा देना इस कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक है। ये किस चीज में हुआ? ये हुआ जगमोहन सिंह केस में। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देयर वेर नो क्लियर गाइडलाइंस ऑन व्हेन डेथ पेनल्टी शुड बी यूज्ड व्हिच मेंट जजेस हैड वाइड डिस्क्रिशन। तो अभी हमने जिस चीज को डिस्कस करा वही चीज अगेन कही जा रही है। अब अगला केस 1980 का बचन सिंह केस। बचन सिंह केस जो है एस्टैब्लिश करता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन।
तो आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बचन सिंह केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को लाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट लेकर के आती है। 5 जज बेंच है जिसने एक केस सुना, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक केस का नाम याद रखिए, उस केस का मेजर आउटकम क्या था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, ये याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो 5 जज बेंच जो था उसने केस को सुना और उसने हेल्ड, मतलब उसके उस कोर्ट ने, उस बेंच ने इस बात को माना कि जो द डेथ पेनल्टी है शुड बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल केसेस, अपवाद के केसेस में ही डेथ पेनल्टी को यूज किया जाना चाहिए। However, it did not embellish, embellish का मतलब आपको पता होना चाहिए, it did not embellish what the rarest of rare meant, पर खुल के कोर्ट ने ये नहीं बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब क्या होता है। कोर्ट ये तो कह रहा है कि डेथ पेनल्टी जो है एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए, हर केस में डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, पर कोर्ट ने खुल के बात नहीं बताया, क्लियर कट टर्म्स में नहीं बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब क्या है। ठीक है, तो मुद्दा तो रह गया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन तो आ गया, पर इसका मीनिंग जो है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। फिर आता है मच्छी सिंह केस 1983। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड दो केसेस हैं, पहला केस हो गया बचन सिंह, दूसरा केस हो गया मच्छी सिंह। मच्छी बचन सिंह में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का जिक्र किया गया और मच्छी सिंह में पूरी तरीके से फ्रेमवर्क दिया गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन कब अप्लाई होगा, किस सिचुएशन में अप्लाई होगा। तो आप ये जान जाइए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का मतलब ये हो गया बेसिकली कि वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब कोई चीज बहुत ही एक्सेप्शनल सिनेरियो होगा तो ही हम डेथ पेनल्टी देंगे। अब ये डिसाइड करना कि वो एक्सेप्शनल सिनेरियो कब होंगे, हम कब माने कि ये जो सिनेरियो है, ये जो क्राइम है, ये मर्डर है या जो भी है, ये कब हम इसको माने कि एक्सेप्शनल केस है, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और अब आपको उस बंदे को तो लटकाना ही पड़ेगा, ये कब मानेंगे। तो कोर्ट ने कहा मच्छी सिंह में 5 कैटेगरीज दी है कि 5 कैटेगरीज हैं जब हम मान सकते हैं। कौन कौन से कैटेगरी थी? कैटेगरी नंबर 1, मैनर ऑफ कमिटिंग द मर्डर, मर्डर हो कैसे रहा है। तो बेसिकली अरेस्ट ऑफ रेयर जो डेथ पेनल्टी होती है वो मर्डर के केस में ही दी जाती है। तो पहला क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैनर, किस तरीके से मर्डर किया जा रहा है। ठीक है, तो व्हेन इट इज कमिटेड इन एन एक्सट्रीमली ब्रूटल, बहुत ही बुरी तरीके से किया जा रहा है अगर, एंड डास्टर्डली मैनर, डास्टर्डली का मतलब आपको पता होना चाहिए, बहुत ही जघन्य रूप से, बहुत ही बुरे तरीके से, दर्दनाक तरीके से अगर वो किया जा रहा है, दैट टू अराउज एक्सट्रीम इंडिग्नेशन विद इन द कम्युनिटी। यहाँ कम्युनिटी का एस्पेक्ट लेकर के आया गया है, इतने बुरे तरीके से हत्या की गई है कि कम्युनिटी के लिए वो एक बहुत अजीब सी स्थिति हो गई है। इंडिग्नेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, कम्युनिटी के अंदर वो हेट्रेड वाली फीलिंग आ रही है, घृणा वाली फीलिंग आ रही है, कम्युनिटी के अंदर वो लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया, बहुत निगेटिविटी आ रही है कम्युनिटी के अंदर, तो उस केस में हम डेथ पेनल्टी देंगे। ये हो गया पहला कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कह रहा है कि मोटिव, पहला था मैनर, दूसरा है मोटिव। मोटिव क्या है मर्डर का? व्हेन द मर्डर इज कमिटेड फॉर अ मोटिव विच रिवील्स टोटल डिप्रेविटी, डिप्रेविटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। मर्डर इस तरीके से किया गया है, मर्डर का जो मोटिव है वो, उस मोटिव के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि नहीं। तीसरा कहा जा रहा है कि नेचर ऑफ द क्राइम सोशली एबहोरेंट है, एबहोरेंट का मतलब पता होना चाहिए आपको, सामाजिक रूप से वो तिरस्कृत है, ऐसा क्राइम है कि समाज उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा कोई क्राइम है तो उस केसेस में ही हम डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? मर्डर अकर्स ऑफ समवन बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी एज कमिटेड नॉट फॉर पर्सनल रीजंस बट इन सर्कमस्टांसेस विच अराउज सोशल रैथ। किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बंदे को, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के व्यक्ति को आपने उसकी हत्या कर दी, तो उससे क्या है, सोशल फ्रिक्शन हो सकता है, सोशल टेंशन हो सकते हैं, और वो किसी पर्सनल रीजंस के लिए वो हत्या नहीं की गई है, बिल्कुल ऐसे ही कर दिया गया। तो उस केस को, जो नेचर ऑफ क्राइम है मर्डर का, उस केस में भी डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। चौथा पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम, क्राइम की मैग्नीट्यूड क्या है, किस लेवल का क्राइम है, चौथा रीजन दिया, चौथा कैटेगरी दिया। पांचवा दिया पर्सनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर है कैसा भैया,
ऑफेंडर मतलब जिसने वो क्राइम किया है, ऑफेंडर का मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हेन द विक्टिम ऑफ मर्डर इज अ चाइल्ड, अ हेल्पलेस वुमन, पर्सन रेंडर्ड हेल्पलेस बाय ओल्ड एज और इन्फर्मिटी। तो ऑफेंडर कैसा है? क्या उसने व्यक्ति ऐसा है जिसने एक बच्चे का खून कर दिया, या ऐसे किसी व्यक्ति का खून कर दिया जो असहाय था? तो बताता है ना कि वो ऐसा पर्सन है जिसने निरीह व्यक्तियों को, कमजोर व्यक्तियों को अपना टारगेट किया है, तो ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आएगा। वेयर देर एनी रिविजन्स, क्या कोई ऐसे चेंजेस हुए? सुप्रीम कोर्ट ने दे तो दिया मच्छी सिंह केस में ये कैटेगरी क्या होनी चाहिए, पर उसके बाद क्या उसके बाद भी कुछ उसमें आया है? तो आगे देखते हैं। तो अगला ही केस तो बता रहा है कि मच्छी सिंह केस में तो दे दिया, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया, बट मिठू केस में, 1983 के मिठू केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 303 को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, विच प्रिस्क्राइब्ड मैंडेटरी डेथ पेनल्टी फॉर एनीवन हु कमिट्स मर्डर व्हाइल सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वो जेल में है और जेल में रहने के बावजूद उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या उस केस में पहले क्या था? सेक्शन 303 जो आईपीसी का था वो पहले कहता था कि अगर ऐसा केस हुआ कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का व्यक्ति, आजीवन कारावास का व्यक्ति मर्डर कर रहा है, तो उस केस में मैंडेटरी मतलब वो उसके तो फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। ये था प्रोविजन सेक्शन 303 का। बट मिठू केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को कहा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आर्ट ये जो प्रोविजन है, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड 21 of the Constitution. Hence, all the cases regarding murder shall be dealt with section as per section 302 of IPC, which says whoever commits murder shall be punished with death and shall also be liable to a fine. तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कहा कि नहीं, अलग से 303 सेक्शन रखने का कोई मतलब नहीं है। जो भी मर्डर के केसेस हैं वो 302 आईपीसी के 302 सेक्शन के अंतर्गत ही सारे मर्डर के केसेस डील किए जाएंगे। अलग से कोई इसका सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सितंबर आता है 2022, सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफर टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब पता होना चाहिए, जिसे बहुत सारे जजेस होते हैं स्टार्टिंग, और उसमें जो बहुत बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है, देश के जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो अपना डिसीजन देता है, ताकि एक क्लियर कट गाइडलाइन मिल सके कंट्री को कि आगे उस इश्यू को कैसे डील करना है। जैसे केशवानंद भारती का जो केस था, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा ही दिया गया था। तो सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रेफर करा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, क्वेश्चन ऑफ हाउ टू प्रोवाइड मीनिंगफुल, रियल एंड इफेक्टिव हियरिंग ऑन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करा कि भैया मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस का जो इशू है उसको कैसे हैंडल करना है, क्लियर कट बताइए। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हर खून किए हुए व्यक्ति को, हर हत्या के केसेस में उस अक्यूज्ड पर्सन को, दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड ही दे दें हम, ऐसा तो जरूरी नहीं ना। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि भैया चलो मृत्यु दंड ना दे रहे हैं, चलो इसको आजीवन कारावास दे देते हैं। बिकॉज सबको एक तराजू में हम नहीं तोल सकते हैं, तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बताइए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को कैसे हैंडल करना है। व्हेन दिस इज सुओ मोटू टेकन अप, सुओ मोटू का मतलब पता होना चाहिए, सुओ मोटू मतलब खुद से, टेकन अप द कोर्ट में सेट आउट अ यूनिफॉर्म अप्रोच to giving an opportunity to the accused to present mitigating circumstances in the trial stage itself before their crime is deemed one, which is rarest of rare case। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर करा क्वेश्चन को। ठीक है। उस मामले में कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म अप्रोच होना चाहिए कि जो अक्यूज्ड पर्सन है, जब उसका ट्रायल हो रहा है लोअर कोर्ट में, उस पे आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं कि भैया इसने एक गलती करी है या नहीं करी है, जो ट्रायल स्टेज का है, आर्गुमेंट्स हो रही है, विटनेसेस हो रहे हैं, बहस हो रही है, उस ट्रायल स्टेज में ही वो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के लिए अपने फेवर में वहीं पे अपना आर्गुमेंट दे, ताकि वहीं पे उसके रिलेवेंट पॉइंट्स वहां पे इनकॉर्पोरेट कर लिए जाए ना, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो वहीं पे डिसाइड हो जाए। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इन चीज़ों को आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अभी भी सब जुडिस है, इसमें अब ज़्यादा क्लैरिटी आई नहीं है।
द एप्लीकेशन ऑफ द डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिमेन्स कॉम्प्लेक्स, अभी भी कॉम्प्लेक्स है एप्लीकेशन ऑफ डेथ पेनल्टी, एंड कंट्रोवर्शियल, कॉम्प्लेक्स भी है कंट्रोवर्शियल भी है। while supreme court has given a certain framework, the unclear universally agreed upon definition of what qualifies rarest of rare continues to leave room for judicial discretion। तो कंक्लूड कर रहे हैं राइटर साहब कि भैया जो डेथ पेनल्टी का सिनेरियो है इंडिया में, ये अभी भी कॉम्प्लेक्स है, कंट्रोवर्शियल है, कंफ्यूजिंग है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन तो आ गई है, पर अभी भी जो जजेस का जो डिस्क्रिशन है, जो विवेक के आधार पे जजेस जो अपने पर्सनल डिस्क्रिशन, पर्सनल स्वविवेक के आधार पे जजेस जो जजमेंट दे रहे हैं, वही डिसाइड कर रहा है कि किसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है। तो यहाँ से एक आप क्वेश्चन पिक कर सकते हैं यूपीएससी, आप इसी से आप ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम कर लीजिए कि द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन कंटिन्यूज टू रिमेन कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? सब्सटेंशिएट। सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछ देगा यूपीएससी, तो उसमें आपको पॉइंट्स देने होंगे कि व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स दैट कैन से कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन जो है दैट इज कंट्रोवर्शियल। तो उसमें सबसे मेजर पॉइंट आपका हो जाएगा जुडिशियल डिस्क्रिशन का। तो ये था हमारा ओवरऑल आर्टिकल। तो आइए हम इसको अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है एक रफ आइडिया आपको लगा दें, दे दें हम यहाँ पे क्या-क्या हमने देखा। तो पहले तो हमने देखा ये जो 2 केसेज़ वाली बात थी यहाँ पे, ये 2 केसेज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी कभी भी आपको केस स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी हमेशा आपसे इश्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, इश्यू क्या है? और इस पूरे केस में इश्यू है 2, एक है डेथ पेनल्टी और दूसरा है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि डेथ पेन और रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है। तो ये इशू है, तो यूपीएससी आपको इस इशू पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वहाँ पे जो ओवरऑल आर्टिकल में जो डिस्क्रिशन वाली बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिशन वाली बात, तो इसको आपको अच्छे से करना है। बाकी जो मेजर केसेस दिए गए हैं, जैसे बचन सिंह केस, मच्छी सिंह केस, यहाँ पे जगमोहन सिंह केस, इन केसेस को आपको अच्छे से इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपको जो 5 कैटेगरीज़ हैं, ये 5 कैटेगरीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और उस केस आंसर में अगर आप इन 5 कैटेगरीज़ को मेंशन करते हैं, तो नो डाउट आपके लिए वो ब्राउनी पॉइंट्स के रूप में काम करेंगे। रिवीजन में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस वाला पॉइंट दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये वाला जो पार्ट है, ये उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। और यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का बता दिया कि कैसे क्या आ सकता है। इससे अलग अगर आपको किसी भी तरीके का और कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि इसमें और भी कोई डिटेल में वीडियो बनाया जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स देख करके हम उस पे ऊपर वीडियो बनाने का ज़रूर सोचेंगे। यहाँ पे मैं बेसिक कुछ नोट्स वगैरह भी शेयर कर दिया जा रहा है आपके लिए, तो आई होप कि वो सब आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।